गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर ऐश्वर्या। आज मैं आपकी होस्ट हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारे वेबिनार का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि लूज योर वेट इन जस्ट 90 डेज। तो आजकल वेट गेन मतलब ओबेसिटी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही उतनी अच्छी नहीं होती। वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। हम खान पान अच्छे से नहीं करते, हम डाइट फॉलो तो बिल्कुल भी नहीं करते, जंक फूड भी बहुत ज्यादा खाते हैं, एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं करते, और उसके वजह से ये वेट गेन होने लगता है। और उसके बाद रियल स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। जब ये वेट गेन हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, हमारी रूटीन में भी हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने लगते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी फील नहीं होती, बहुत मतलब काम करने की इच्छा भी नहीं होती, और उसके बाद और सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है धीरे धीरे, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ जाना। तो डोंट वरी, इन सारे प्रॉब्लम्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वेट गेन भी हो जाए तो ऐसे कौन से हमारी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़िए हमारे माधव बाग की एक्सपर्ट डॉक्टर, डॉक्टर सुप्रिया गवली मैम, जो कि हमारे माधव बाग में पिछले 7 सालों से प्रैक्टिस कर रही है, और आज तक उन्होंने 1,000 से भी ज्यादा ओबेस पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि हम ऐसे कौन से डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हमें रूटीन में करनी चाहिए, या फिर इन सारे प्रॉब्लम्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं सुप्रिया मैम से। हेलो मैम। Yes. Good evening, everyone. Hello. मैंने था। Am I audible? यस मैम, आपने आपका कैमरा ऑन किया है। Yes. Am I audible? यस यस। Yes. Good evening, everyone. जैसे कि ऐश्वर्या मैम ने पहले ही बता दिया है मेरे बारे में कि मैं आज आपको ओबेसिटी के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। अ, तो डेफिनेटली मैम आप सेशन स्टार्ट कर लीजिए। ओके, तो मैम सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि आजकल ये वेट गेन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो एग्जैक्टली ओबेसिटी मतलब क्या होती है, मतलब कितना हमारा अगर बीएमआई इससे ज्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि नहीं, आपका ज्यादा ओवरवेट हो या फिर ओबेज हो। अम, मैं ओबेसिटी के बारे में पहले बताऊंगी कि ओबेसिटी एग्जैक्टली होती क्या है। ओबेसिटी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर में एक्सेसिव चर्बी या फैट जमा होना चालू हो जाता है। और ये जो कंडीशन है वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। अ, अब हम डॉक्टर्स इसे पहचानने के लिए हम किसी व्यक्ति का बीएमआई चेक करते हैं। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। इसे हम कैलकुलेट करते हैं। उस कैलकुलेशन को हम करते हैं एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के वेट इन केजी को डिवाइड करते हैं उसकी हाइट इन मीटर स्क्वायर को, तो ये बीएमआई हमें पता चलता है। इस बीएमआई के कारण हमें उस व्यक्ति के वेट के बारे में तो पता चलता है, लेकिन अगर उसी के साथ एक बहुत ही जरूरी पैरामीटर है कि उनका एब्डोमिनल गर्थ या एक वेट सर्कम्फरेंस है, जिसके बारे में अगर हम जाने तो हम उनके फैट के बारे में, मतलब फैट डिपॉजिट कैसे हुई है उसके बारे में भी जानकारी पा सकते हैं। अगर हम जब बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, इफ इट इज मोर देन 30, जिनका बीएमआई होता है ये ओबेसिटी में लैंड अप हो चुके हैं, तो इन लोगों को जो कॉमनली बीमारियां होती है उनके बारे में भी मैं जरूर बताना चाहूंगी। जैसे कि अगर हमारा वजन बढ़ता है तो जैसे मैंने कहा कि जिनका बीएमआई 30 एंड अबाउ है, ऐसे ओबेस लोगों में कुछ क्रोनिक डिसीजेस कॉमनली पाए जाते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। उसी के साथ साथ कुछ कैंसर भी ओबेसिटी के कारण पाए जाते हैं। और कॉमनली आप देखते हैं कि जब हमारा वजन बढ़ता है तो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हम फेस करते हैं, जैसे कि पीसीओडी है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। उसी के साथ कुछ इनफर्टिलिटी जैसी सीवियर प्रॉब्लम्स को भी हमें फेस करना पड़ सकता है। ओबेसिटी में कॉमनली जो मैंने फीमेल्स में देखा है कि वजन बढ़ने से उनके कुछ कॉमन कंप्लेंट्स है कि नी में पेन होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर वेरिकोज वेन्स, पैरों में सूजन आना। ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हमें ओबेसिटी के कारण फेस करने पड़ते हैं, और मोटापा हमारे मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये ऐसी समस्या है, इतनी सारी है कि और उसका बेस
मोटापा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये एक्चुअली एक गंभीर बीमारी है। और जो आजकल की सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या डाइटरी चेंजेस हम कर रहे हैं, इसके कारण मैं नहीं बोल सकती कि सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे ग्लोबली ही ये एक बड़ी गंभीर समस्या मानी जाती है। तो हम सभी को सोसाइटिकल एफर्ट्स लेके हमारा जो हेल्दियर एनवायरनमेंट बनाने का या प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए। समझ मैम कि ओबेसिटी एग्जैक्टली मतलब कितने बीएमआई की बात हम बोल सकते हैं पेशेंट को, मतलब 30, अगर 30 से ज्यादा हमारा बीएमआई हो तो हम उसे ओबेस बोल सकते हैं, और 30 के अंदर हो तो वो ओवरवेट हो सकता है। जी, जैसे कि हम बीएमआई को कैटेगराइज करेंगे तो 25.5 से लेके 30 तक जो कैटेगरी है उसे हम ओवरवेट कैटेगरी बोल सकते हैं। 25 के जो बिलो है वो अपने नॉर्मल वेट में रहते हैं, लाइक वी कैन से 18.5 टू 25 इज नॉर्मल वेट। 25 टू 30 जो कैटेगरी है, 25.5 से लेके 30 वो ओवरवेट होते हैं, और 30 एंड अबव आर ओबीस पेशेंट्स। जैसे कि मैम हम बहुत बार ये टर्म सुनते हैं कि पियरशिप ओबेसिटी या फिर एप्पल शिप ओबेसिटी, तो ये जो दो डिफरेंट टाइप है तो एग्जैक्टली ये क्या होते हैं, आप हमारे पेशेंट्स को बता सकते हो? जी, जरूर। पियर शेप ओबेसिटी या एप्पल शेप ओबेसिटी एक्चुअली ये शरीर में हमारे जो फैट का जमाव होता है उसके आधार पर ये शरीर को मतलब हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी हम काफी टाइम देखते हैं कि कोई लोगों में ओबेसिटी ये मतलब लोअर पोर्शन में ज्यादा रहता है। तो अगर वैसे बोलूँ तो मैं थाइस होते हैं, हिप्स है, बटक्स एरिया है, वहां पे अगर फैट डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है तो ये ओबेसिटी पियर शेप ओबेसिटी कहलाती है। जिसमें हम जैसे गाइनोइड ओबेसिटी भी हम मेडिकल टर्म में कह सकते हैं। अभी देखिए, लोअर पोर्शन हैवी होने के कारण मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम्स उन लोगों को क्या हो सकती है कि उनको पैरों पे प्रेशर, नी पे प्रेशर, या उनके पैरों में स्वेलिंग आना, ऐसे प्रॉब्लम्स ये पेशेंट सफर करते हैं। और उनके लिए एक टिप भी देना चाहूंगी कि अगर आप ऐसे काइंड ऑफ प्रॉब्लम से सफर करते हो तो अगर आपका कोई सिटिंग प्रोफाइल है तो आप थोड़ा बीच में उठना, या पैरों पे स्ट्रेंथ अच्छा आए ऐसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले एक्सरसाइजेस, या हमारे पैरों का कैल्शियम लेवल्स अच्छा रहे इसलिए डाइटरी वैसे चेंजेस उन्होंने करना उनके लिए फायदेमंद रहेगा। उसी के साथ अगर मैं जब एप्पल शेप ओबेसिटी के बारे में बोलूंगी, जैसे एप्पल के सेंट्रल पोर्शन में वो बल्की रहता है, उसी की तरह इस ओबेसिटी में उन पेशेंट्स के एब्डोमेन या स्टमक वेस्ट एरिया में वो फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये ओबेसिटी एप्पल शेप ओबेसिटी कहलाती है। अभी आप देखोगे कि हमारे एब्डोमेन में ही हमारे मेजर ऑर्गन्स है, जैसे हमारा लीवर, पैनक्रियाज है, स्टमक है, किडनीज। तो अगर इसके ऊपर ही अगर हमारे फैट डिपॉजिट होना चालू हो गए तो ये एक गंभीर समस्या भी बन सकती है। इसे हम मेडिकल टर्म में विसरल फैट्स कहते हैं, और वो भी कई सारी बीमारियों का कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले सवाल में भी बताया था कि जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट के प्रॉब्लम्स है, ये इन पेशेंट्स को ज्यादा कर हो सकते हैं। अगर आपका ये कैटेगरी में आप खुद को अगर देखते हो तो जरूर आप अपने कार्डियो एक्सरसाइज जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें। आपके डाइटरी चेंजेस जैसे फाइब्रस फूड है, या फिर कम कैलोरी वाला शुगर इंटेक बंद करना, ऐसे सिंपल चीजों से भी आप इस ओबेसिटी को कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। अभी हमें ये तो क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली ये दो ओबेसिटी के जो टाइप्स है एग्जैक्टली क्या होते हैं। अगर एप्पल शेप ओबेसिटी हम बोलते हैं, मतलब जो हमारा बेली या फिर हमारे ऊपर का जो स्टमक साइड का जो एरिया है वहां पे ज्यादा फैट जमा हो जाता है, और जो पियर शेप है मतलब वो वेस्ट के नीचे आपकी जो, अगर आपकी ज्यादा वेट गेन हुआ है तो उसके वजह से पियर शेप ओबेसिटी होती है। तो जैसे कि मैम हम सबको ही पता है आजकल जो हमारी फास्ट लाइफ है उसके वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, सबको ही स्ट्रेस होता है। तो क्या इस स्ट्रेस का भी हमारे वेट गेन पे असर होता है, मतलब इस स्ट्रेस के वजह से भी वेट गेन हो सकता है? जी, डेफिनेटली, क्योंकि ये मैं बहुत फेस कर रही हूँ मेरे क्लिनिक में कि स्ट्रेस के कारण एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स तो है ही, लेकिन उनमें से डेफिनेटली ओबेसिटी भी एक है। और अगर मैं स्ट्रेस को भी बोलूँ तो अक्यूट स्ट्रेस बोला जाता है और क्रॉनिक स्ट्रेस बोला जाता है। तो जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसमें पेशेंट ओबेस हो, उसमें मतलब पेशेंट को ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, अगर मैं थोड़ा उसको एलोबरेट करूँ कि हमारा स्ट्रेस लेवल में एग्जैक्टली जब बॉडी हमारी स्ट्रेस में जाती है तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नामक जो हार्मोन है वो एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट होने लगता है। कॉर्टिसोल अमाउंट जब हमारी बॉडी में से सिक्रीट होने लगता है तो उसका एक लक्षण है कि हमें ज्यादा मात्रा में भूख लगती है, और ये ऐसी भूख है कि हम कुछ मीठा खाना या फिर कुछ स्नैकिंग करना, तली हुई चीजें खाना, इसकी तरफ ही हम प्रोन हो जाते हैं। और डेफिनेटली अगर ऐसे ही चीजें खाते हैं तो हमारा वजन बढ़ सकता है।
अगर आपने ये भी देखा है, कोई रोते रोते या कोई बहुत अपसेट होता है, उदास होता है, तो उस भावना को दबाने के लिए भी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, तो ये भी एक कारण है। और बहुत कॉमन कि अगर कोई स्ट्रेस में रहता है तो वो डिस्टर्ब स्लीप को तो जरूर फील करता है। जब स्लीप डिस्टर्ब होती है तो हमारे शरीर में गर्लिन हार्मोन है या लेप्टिन हार्मोन है, इनमें इम्बैलेंस निर्माण होके वापस से इन लोगों को भी रात को भूख लगना, और ऐसी भूख को फिर टैकल ना करते हुए अगर हम स्नैकिंग कर लेते हैं तो उससे हमारा वजन बढ़ता है। और अब देखोगे कि हम लंबे समय तक इस स्ट्रेस में रहेंगे तो क्या होगा, तो ये सारे फैट्स डिपॉजिट होंगे अगेन आपके एब्डोमेन एरिया, विसरल फैट्स, और वही अगेन आपको कई सारी बीमारियों में का कारण हो सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें स्ट्रेस के ऊपर काम करना चाहिए, समझना है कि स्ट्रेस के कारण जैसे कि सिंपल मेडिटेशन करके या फिर आप वॉक करने जा सकते हो जिससे कि हमें कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स मिले। और इस स्ट्रेस को अगर हम कंट्रोल करने लगेंगे तो अननेसेसरी वेट गेन होने की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। स्ट्रेस और वेट गेन का बहुत अच्छा सा कनेक्शन है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो वेट गेन हो सकता है, क्योंकि हम उतना ज्यादा खाने की जो आदत है वो हमारी बढ़ जाती है। बहुत लोगों में ऐसा देखा जाता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि स्ट्रेस ही एक कारण हो सकता है। बहुत बार लोगों को ऐसा ही लगता है कि मैंने कुछ खा लिया एक्स्ट्रा, या फिर बहुत ज्यादा जंक फूड खा लिया तो उसके वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है। तो क्या ये सच है, सिर्फ ज्यादा खाने से ही वेट गेन होता है, या फिर और कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं जिनके वजह से भी वेट गेन होता है? यस, ये भी एक होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, मैं बहुत खा रहा हूँ, यही मेरा रीजन है वेट गेन होने का। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। कई सारी बीमारियां हैं जिनमें मतलब जो रीजन होती है हमारा वेट गेन करने के लिए। अगर आप देखो कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे कि पीसीओडी इशू है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, जहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म ही स्लो डाउन होता है, तो ऐसे में मतलब हमारा वेट गेन होने लगता है। उसके उसी के साथ हमारा अगर एक जेनेटिक पैटर्न होता है तो उस वो भी एक रीजन है कि अगर हमारे पेरेंटल हिस्ट्री है कि ओबेसिटी उनकी तरफ से भी हमें आ सकती है। अ, उसी के साथ कुछ डिसीज है, जैसे हम कुशिंग सिंड्रोम के बारे में बोलेंगे तो उसमें कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने के कारण हमारा वजन बढ़ सकता है। हमारी अगर नींद भी पूरी नहीं होती तो वो भी एक रीजन है कि हमारा वजन बढ़ सकता है। और अगर जैसे मैंने बोला था कि स्ट्रेस ये रीजन है कि वो हमारे वेट गेन का रीजन हो सकता है। और ऑब्वियसली हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम बैठ के काम करते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो वजन बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो हमारे बॉडी में अगेन मेटाबॉलिज्म का जैसे स्लो होने लगता है, तो वो एक कारण वेट गेन का हो सकता है। हमारा गट हेल्थ कि हमारा डाइजेशन भी अगर वीक है तो वो भी आपका वजन बढ़ने का कारण हो सकता है। तो सिर्फ खाना ये अकेला रीजन नहीं है। तो कई सारी बीमारियां भी ऐसी है जो आपको वेट गेन में लैंड अप कर सकती है। मतलब सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो ही वेट गेन हो सकता है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप एक्टिविटीज नहीं कर रहे, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, और भी ऐसे, जैसे कि मैम ने कई रीजंस बताए। तो मैम सबसे कॉमन ये और भी अभी एक प्रॉब्लम्स हो गई जो फीमेल्स में भी ज्यादातर दिखाई देती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मतलब प्रेगनेंसी के वजह से भी बहुत ज्यादा फीमेल्स में हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू बढ़ जाता है। तो उसमें भी वेट गेन होने लगता है। तो क्या मतलब क्या रीजन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होने का? और अगर जब ये वेट गेन होने के बाद अगर हम कुछ मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, एक्टिविटीज करके, डाइट कंट्रोल करके हम ये वेट लॉस करें, तो उसके वजह से भी हमारा टीएसएच लेवल जो हाइपोथायरॉयडिज्म में बढ़ जाता है वो कम हो सकता है क्या? यस, अगर मतलब जैसे कि पहले तो हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बोलूं तो हाइपोथायरॉयडिज्म ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो सफिशिएंट अमाउंट में थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। थायराइड हार्मोन का जो रोल है वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का है। तो बेसिकली अगर हमारी बॉडी में कम ही थायराइड हार्मोन मिल रहा है तो ये हमें कम मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन करने करके हमारा ओबेसिटी बढ़ाने में रीजन हो सकता है। हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में ये भी देखा है कि जैसे मैंने बताया कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है तो हमारे फैट्स कम बर्न हो जाते हैं और हमारा वजन बढ़ता है। बहुत बार हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन, सॉल्ट वाटर रिटेंशन के कारण वजन बढ़ता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स जैसे बोलते हैं कि मुझे इच्छा नहीं हो रही, मुझे बहुत लिथार्जिक टायर्ड फील होता है, और इन एक्टिविटी के कारण भी हमारा वजन बढ़ सकता है। तो जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म का ओबेसिटी से ताल्लुकात है। तो आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा कि अगर हम अपनी एक्सरसाइजेस और डाइटरी चेंजेस करके वजन घटाते हैं तो उसका परिणाम मतलब उससे हमें टीएसएच लेवल्स कम करने में मदद हो सकती है।
जैसे कि हम अगर वजन घटाते हैं तो इससे हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी या फिर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव हो जाता है। और उसी के कारण हम अपने थायराइड और ग्लैंड के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसे कम करके थायराइड हार्मोन का स्टिमुलेशन इम्प्रोवाइज करके टीएसएच को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं बोलूंगी कि मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो उसको डेफिनेटली आपको रेगुलर लेना है। और हाइपोथायरॉयड पेशेंट को मैं जरूर बताऊंगी कि वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको रेगुलर वॉक करना है, डाइटरी चेंजेस मतलब अच्छे अच्छा हेल्दी जैसे डाइट में जो बताया गया है वो फूड लेना है, अपने मेडिटेशन को फॉलो करना है, मेडिसिन रेगुलरली लेने हैं, और उसी के साथ साथ जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं पीरियोडिक, वो भी उन्हें करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मतलब आपका हाइपोथायराइड है और आप आपके वेट पे काम करो तो टीएसएच लेवल आपका नॉर्मल हो सकता है। ओके। जैसे कि अभी थायराइड के बारे में आपने हमें बताया, तो मतलब ना मैम बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि आफ्टर जो वेट गेन हो जाता है तो ऐसे सब पेशेंट्स में बहुत ज्यादा हार्ट के इश्यूज या फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारे इश्यूज भी बढ़ने लगते हैं। तो इन सब का क्या कारण है कि वेट गेन के बाद ये सब सारी प्रॉब्लम्स भी क्यों आ जाती है? देखिए, जब हम मतलब हमारे बॉडी में जब वेट गेन होता है तो उसमें हम एक्सेसिव फैट टिश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं। इन एक्सेसिव फैट टिश्यूज को अगर बॉडी को मैनेज करना है, जैसे कि उन्हें भी ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हार्ट का जो सर्कुलेशन का काम होता है, तो उसमें ये जो एडिशनल फैट टिश्यूज है उन्हें मैनेज करते वक्त हार्ट के ऊपर मतलब हार्ट को एक मेहनत करनी पड़ती है। अगर हार्ट मेहनत कर रहा है और वो लंबे समय तक मेहनत कर रहा है, तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये एक हार्ट का एक एक्सेसिव वर्कलोड ही है। तो उसके कारण हमारे हार्ट जो मस्कुलर ऑर्गन है उसकी मांसपेशी में कमजोरी आ सकती है, और ये भी एक कारण हो सकता है कि हमें हार्ट डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी हमारे बॉडी में एक्सेसिव फैट्स होते हैं तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर भी हमें विजिबल होने लगते हैं। तो ये काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण करते हैं या उस ब्लड वेसल को वो कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इस कारण से ब्लड प्रेशर भी बढ़ना चालू हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि अगर मोटापा है, ओबेसिटी है, तो ब्लड रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें हम जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ी हुई देखते हैं। तो ये कहाँ डिपॉजिट होगी? तो ये करोनरी आर्टरीज में डिपॉजिट होती है, और ये हार्ट डिसीज या स्ट्रोक होने का कारण हो सकती है। और जो पैनक्रियाज पे बढ़ी हुई फैट है, वो विसरल फैट जो मैंने अभी बताया था, वो पैनक्रियाज का फंक्शन हैम्पर करके हमें डायबिटीज जैसे बीमारियों में भी लैंड अप कर सकती है। तो डेफिनेटली मोटापा का जो रिलेशन है, बिकॉज इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑल दीज डिसीज, तो उसका डायरेक्टली उससे संबंध है। जैसे कि जब वेट गेन हो जाता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स उसके उसके ऊपर भी फैट जमा हो जाता है, तो उसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है हमें आगे जाके। ओके। तो मैम हम ये बहुत बार ये टर्म सुनते हैं कि हेल्दी ओबेसिटी करके। तो एग्जैक्टली मतलब ओबेसिटी भी बोल रहे हो और हेल्दी भी बोल रहे हो। तो एग्जैक्टली मतलब हेल्दी ओबेसिटी क्या होता है, और ये मतलब ऐसे ही बोलते हैं या फिर एक्चुअली ओबेसिटी हेल्दी हो सकती है? यस, इसके बारे में बोलना चाहूंगी मैं, क्योंकि पहले तो हेल्दी ओबेसिटी मतलब क्या कि जो बंदा ओबेज है लेकिन उनको ओबेसिटी से होने वाले डिसीजेस नहीं है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या हार्ट डिसीज है। इन डिसीजेस में वो लैंड अप नहीं हो गया है, और ही इज फिजिकली एक्टिव, वो बंदा फिजिकली एक्टिव है, अ, और विसरल फैट्स उनके बॉडी में कम पाए जाते हैं, तो उन्हें हम हेल्दी ओबेसिटी बोल सकते हैं। हेल्दी ओबेसिटी कितनी हेल्दी है इसके बारे में बोलूंगी, तो अगर बीएमआई ज्यादा है आपका, मतलब 30 या उससे भी ज्यादा है, तो अभी तो आप हेल्दी हो, लेकिन अगर टाइम बिंग जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो अभी के लिए ठीक है, लेकिन अगर ये फ्यूचर में आपको मतलब प्रॉब्लम ना डेवलप करे तो आप अपने वेट के प्रति सतर्क रहे। अगर हमारा बीएमआई जैसे कि 25 या ओवरवेट की कैटेगरी में है, 28 29 तक, और आपकी बॉडी में विसरल फैट जैसे आपका एब्डोमेन कम है और आपकी मसल हेल्थ बहुत अच्छी है, तो आपने काफी अच्छी लाइफस्टाइल जी के ही ये अचीव किया है, तो ऐसे लोगों को हम हेल्दी ओबेस कह सकते हैं, क्योंकि वो 3 to 4 फ्लोर्स चढ़ जाएंगे फिर भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, और उनका डाइट अच्छा रहता है, एक्सरसाइजेस वो करते हैं। तो इनको भी एक सलाह होगी कि आप अभी हेल्दी ओबेसिटी में हो, पर इसे मतलब जिस लाइफस्टाइल को आप फॉलो कर रहे हो इसे फॉलो करते रहिए, और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी आप करते रहिए।
मतलब अगर आप ओबेस हो फिर भी अगर एक्टिविटीज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहे, आपको वीकनेस नहीं लग रही, तो आप मतलब हेल्दी ओबेसिटी में आते हो। ओके। यस। तो जैसे कि आज मैम हमारा टॉपिक ही यही है कि लूज योर वेट इन जस्ट 90 डेज। तो मुझे ये पूछना था, तो एग्जैक्टली माधोबाग में ऐसी क्या ट्रीटमेंट करते हैं कि उसकी वजह से हम 90 डेज में भी हमारा वेट लॉस कर सकते हैं? जी, माधोबाग में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि ओबेसिटी ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो इसे मैनेज करने के लिए माधोबाग में हम पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डाइट है, पंचकर्म है, एक्सरसाइजेस है, मॉनिटरिंग है और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का समावेश होता है। यहाँ पे हम पेशेंट्स के लाइफस्टाइल को ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना देते हैं, तो डेफिनेटली वो जो आगे का फॉलो करना है वो पेशेंट अपने आप फॉलो करके एक सस्टेनेबल वेट लॉस करता है और उसकी ओवरऑल हेल्थ को ही फायदा हो जाता है। जैसे कि आपने अभी बताया पंचसूत्री ट्रीटमेंट, तो एग्जैक्टली पंचसूत्री ट्रीटमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट में जैसे कि डाइट होता है, एक्सरसाइजेस के बारे में गाइड किया जाता है, अ, उसी के साथ पंचकर्मों के सेशंस होते हैं और जो मॉनिटरिंग होना चाहिए कि रेगुलर हमारा वेट कितना कम हो रहा है, हमारा वेट कितना कम हो रहा है। उसी के साथ कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि उसमें पंचकर्म भी इंक्लूड होता है, तो पंचकर्म कैसे हमें वेट लॉस करने के लिए हेल्प कर सकता है, और उसमें क्या क्या मतलब पंचकर्म मतलब हम सबको पता है कि उसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नसें, ये सारे ट्रीटमेंट आती है। तो माधव बाग में भी यही ट्रीटमेंट्स फॉलो की जाती है या फिर कुछ अलग पंचकर्म की प्रोसीजर्स होती है? अ, माधोबाग में जो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में बेसिकली जो ट्रीटमेंट्स हम करते हैं उसमें हम शोधन और शमन चिकित्सा करते हैं। शमन चिकित्सा में हम आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम डिसीज को मतलब हमारे दोषों को बैलेंस कर सके। और उसी के साथ शोधन चिकित्सा मतलब अगर लेमैन लैंग्वेज में हम बोलो तो वो क्लिंजिंग प्रोसेस या डिटॉक्स प्रोसेस, या हम आयुर्वेदोक्त शब्द इस्तेमाल करें तो हम पंचकर्मों का इस्तेमाल करते हैं। पंचकर्म शरीर के बढ़े हुए दोषों को साम्यावस्था मतलब बैलेंस अवस्था में लाकर हमारे डिसीज को पूरी तरह ठीक करने में हमें मदद करता है। अगर हम ओबेसिटी ही डिसीज कंसीडर करें तो ओबेसिटी में हमारे शरीर में मेद धातु की दूषी होती है। उसी के साथ हम अग्निमांद्य भी फेस करते हैं। कभी कभी इसके साथ हमें एग्रेवेटेड वात दोषा भी मिलता है। तो ऐसे बढ़े हुए दोषों को कम करने में ये पंचकर्म हमें जरूर मदद करता है। और उसको अगर इलेबोरेट करूंगी तो पंचकर्मों में माधोभाग में हम स्नेहन, स्वेदन, बस्ती इन कर्मों का इस्तेमाल करते हैं। स्नेहन जो कर्म है वहां पे जिसे सेंट्रीपिटल रोलेशन कहते हैं, जिसमें हम ऑयल से पूरी शरीर को मसाज करते हैं। अभी ओबेसिटी में हम नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली मसाज करने से सर्कुलेशन तो डेफिनेटली इंप्रूव होता है, लेकिन नीम ऑयल के भी कुछ अपने फायदे हैं। जैसे कि स्किन के लिए नीम ऑयल बहुत अच्छा रहता है। उसी के साथ वो हमारे जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसे भी बूस्ट करता है, या हमारे इंट्रासेल्युलर फैट्स को कम करने में मदद करता है। स्नेहन कर्म होने के बाद हम पेशेंट्स को थेरेपी सेशन के अंदर मतलब पेटी के अंदर स्वेदन चिकित्सा देते हैं, जिसमें हम दशमूल काढ़ी का स्टीम देते हैं उन्हें। स्टीम मतलब वैसोडाइलेटेशन, जिसमें हमारे वेसल्स डायलेट होते हैं, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और एक्सेसिव जो स्वेट है या फिर शुगर है, सॉल्ट्स है, वो कम होने में मदद होती है। स्नेहन और स्वेदन करने के बाद पेशेंट को काफी हल्कापन या हम बोल सकते हैं कि उन्हें काफी लचीलापन, जो स्टिफनेस होता है वो कम होता है। और स्नेहन स्वेदन ये पूर्व कर्म के बाद हम हमारा प्रधान कर्म मतलब बस्ती कर्म करते हैं। बस्ती में हम कुड़ित, मेष श्रृंगी या नागवेली पत्र का स्वरस इनका अर्क यूज करते हैं। और इनके बहुत फायदे हैं। स्पेशली मैं वेट लॉस के केस में बोलूंगी, जो एक्सेसिव फैट है उससे कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए, या हमारा फैट मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए। सो कोई अगर वेट लॉस करने की इच्छा रखते हैं और वो प्रॉपर लाइफस्टाइल भी फॉलो करे, उसके साथ अगर ये पंचकर्मों की ट्रीटमेंट करते हैं, तो उन्हें शरीर शुद्धि के साथ एक अच्छा वेट लॉस या कहीं वेट स्टक होने का प्रॉब्लम मोस्टली फेस नहीं करना पड़ता। मतलब वेट लॉस के लिए पंचकर्म ट्रीटमेंट बेस्ट है, हमें यस। अभी इससे तो ये तो पता चला है। ओके, जैसे कि आपने बताया था कि डाइट भी इंक्लूडेड होता है, तो बहुत बार पेशेंट का कैसा होता है कि आजकल हमारे वर्क लाइफ इतनी ज्यादा मतलब पूरा दिन तो ऑफिस में ही चला जाता है, उसके बाद ये सब डाइटरी चीजें करना बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगती है। तो माधव बाग में आप ऐसे पेशेंट्स को कैसे हैंडल करते हो, मतलब कैसे डाइट मैनेज करते हो पेशेंट्स का?
अ, मैं माधोबाग में बोलूंगी तो बेसिकली हम आहार के बारे में गाइड करते हैं कि आपका आहार कैसा होना चाहिए, कि कैलोरी बेस्ड डाइट है, कि हमारे आहार में कौन से घटक होने चाहिए, अ, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बार अगर वर्किंग लोग हैं तो उन्हें रेडीमेड चीजें काफी प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट है जो माधोबा का स्वास्थ्यम डाइट बॉक्स है, ये हम ओबेस पेशेंट्स में देते हैं। इसमें एक्चुअली प्री पोर्शन मील है, आपको उसको घर पे बनाना पड़ता है, लेकिन उसमें जो हमारी बॉडी की पर डे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे फूड पैकेट्स रहते हैं, जिसका हम यूज करते हैं माधवबाग में, और जिससे पेशेंट काफी अच्छा रिजल्ट पाते हैं। क्योंकि कैलोरी बेस्ड आहार देने से क्या होता है कि उन्हें पर डे 800 कैलोरी ही कंज्यूम करना होता है, उसके साथ वो डे टू डे एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, तो उनका एक्सेसिव मतलब बोलते यूटिलाइजेशन होता है और एक होता है एक्सपेंडिचर। तो उसमें एक गैप आ जाता है कि हम कैलोरीज कम खाते हैं और इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो शरीर नेगेटिव कैलोरी बैलेंस में जाता है, और हमारे बॉडी में जो विसरल फैट्स है वही हम खींच के वजन कम करना चालू कर देते हैं। मतलब प्रॉपर एक डाइट किट फॉलो करने के लिए दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको कैलोरी मेंटेन करने की मतलब जो प्रॉब्लम होती है कि हम कितनी कैलोरी खाए तो उसके वजह से हमारा वेट लॉस होता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। ऑलरेडी आपको कैलोरी मेंटेन डाइट किट ही प्रोवाइड किया जाता है। ओके। तो मैम आप क्या हमें बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर हमारा वेट लॉस हो सकता है, या फिर सिर्फ वॉकिंग करने से भी वेट लॉस होता है? देखिए, अगर एक्सरसाइज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे हम लाइफ स्टाइल बोलते हैं, तो डाइट है, एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को मैं विशेष महत्व देती हूँ। क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो एक्सेसिव फैट्स है हम उसे यूटिलाइज करना एनर्जी के रूप में चालू कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस में मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइज या कार्डियो एक्सरसाइज होते हैं, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, बैलेंसिंग एक्सरसाइज होते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होते हैं, और योग साधना भी होती है। तो हम किसी को अगर एक्सरसाइज बताए, तो अगर हम ओबेस पेशेंट को कंसिडर करें तो बहुत बार बहुत सीवियर ओबेसिटी रहती है, जैसे कि ग्रेड 2 या ग्रेड 3 ओबेसिटी में बंदा चल भी नहीं पा सकता, उनको बहुत दम लगता है या फिर उनको अनईजीनेस होता है, तो हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं। जैसे कि इन लोगों को हम पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, धीरे धीरे बाकी की लाइफस्टाइल और इन एक्सरसाइजेस से पेशेंट वेट लॉस करने लगते हैं, तो हम इन्हें धीरे धीरे कार्डियो एक्सरसाइजेस पे शिफ्ट करते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज में भी स्लो वॉकिंग से लेके धीरे धीरे ब्रिस्क वॉक है, उसी के साथ अगर इफ दे कैन रन या साइकिलिंग जैसे एक्सरसाइजेस कर पाते हैं तो हम उनको इंक्लूड करते हैं। जब ये वेट लॉस ये अच्छे मात्रा में होने लगता है और ये पेशेंट्स ओवर वेट या क्लोज टू आइडियल बॉडी वेट की तरफ जाने लगते हैं, तब उन्हें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में भी गाइड करते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो मसल हमारे टोन्ड अप होने चाहिए या हमारी बॉडी एक प्रॉपर शेप में आनी चाहिए, उसके लिए हमें मदद होती है। तो हमें आइडियली सारी एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ वॉकिंग, बल्कि हमारे सारे ही एक्सरसाइजेस हमें फॉलो करना जरूरी होता है। मतलब वहां पे मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि आपको मतलब अभी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन योर वेट लॉस, मतलब जैसे जैसे आप वेट लॉस करने लगते हो तो वैसे आपको गाइड किया जाता है प्रॉपर एक्सरसाइज से रिलेटेड। ओके। तो मैम ऐसा बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है लोगों में भी कि अगर मतलब अभी वेट गेन हो गया है तो मैं अभी फास्टिंग करूंगी, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग वगैरह लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या सिर्फ फास्टिंग करने से हमारा वेट लॉस हो सकता है, और ये क्या सही अप्रोच है वेट लॉस के लिए? अ, देखिए, फास्टिंग का सच में बहुत ट्रेंड है, क्योंकि ऐसा ही होता है कि लोग अभी फास्ट वेट लॉस चाहते हैं, तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, या फिर मैं भी एक स्ट्रिक्ट डाइट पे फास्ट पे जाती हूँ। तो इसमें मैं कहूंगी कि एक्चुअली आयुर्वेदा में भी लंघन चिकित्सा कही गई है, लेकिन इस फास्टिंग को करने के तरीके भी होते हैं। तो ये अगर मतलब अगर मैं फायदों के बारे में बताऊं, तो अगर फास्टिंग सही तरीके से हम करते हैं तो हमारे शरीर में जो क्या होता है, कैलोरीज कम जाते हैं, तो कम कैलोरी होने से डेफिनेटली उसका वजन कम करने में फायदा हो सकता है। उसी के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, कि हम फास्टिंग करते हैं तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सकता है, और उससे ही भी हमें वेट लॉस होने में मदद होती है। या फिर हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में भी हमें फास्टिंग करना मदद कर सकता है, जिससे कि हमारा शुगर लेवल्स भी हम कम कर सकते हैं। लेकिन इसी फास्टिंग को अगर कोई हम एक्सेसिव करें या बहुत लॉन्ग टर्म तक करें या कोई गलत तरीके से करें, तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, जिनमें मैं कहना चाहूंगी कि हमें
बोलते हैं ना, हमने बहुत फास्ट कर लिया तो उसके बाद हम एक्सेसिव भी खा लेते हैं, तो ये बहुत सारे जन फेस करते हैं कि एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे जाएंगे, फिर उनका कंट्रोल छूट के वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो उनका वेट गेन होता है। या फिर अगर वो गलत वे से फास्ट करते हैं तो उनका मसल्स एक्चुअली मसल में वीकनेस आना, या मसल ब्रेकडाउन होना, ये एक होता है जिससे कि वीकनेस आ सकता है उन्हें। और उसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक फास्टिंग करने से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। मुझे लगता है फास्टिंग करने का सही तरीका एक सस्टेनेबल होना चाहिए, कि आपका वेट लॉस भी हो लेकिन वो मेंटेन भी होना चाहिए। इसीलिए आप एक बैलेंस डाइट को स्वीकार कर सकते हो, जिसमें हाई फाइब्रस फूड है, या फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, उनका समावेश कीजिए। पोषण कंट्रोल कीजिए, आप एक्सरसाइजेस करना चालू कर दिए अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेडिटेशन, प्राणायाम, योग साधना कर सकते हो, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी एक अच्छा चॉइस माना जा सकता है, लेकिन उसे एक सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि उसमें खाने के समय और फास्टिंग के समय निर्धारित होते हैं। लेकिन सस्टेनेबल फास्टिंग के लिए मैं बोलूंगी कि डेफिनेटली ये कोशिश रखें कि आप ऐसा डाइट करें कि आप उसको आगे भी फॉलो करते रहें। तो आपको अगर फास्टिंग करनी भी है तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी उतना ही जाना हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट है, नहीं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपकी बॉडी वीक भी हो सकती है, मसल वीकनेस और ऐसी सारी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। ओके, हमें अभी ये तो सब पता चला कि माधव बाग में भी एक सारी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, हाँ, कौन सा डाइट हमें प्रेफर करना चाहिए, हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था मैम कि बहुत बार ऐसा देखते हैं हम लोग कि जब वेट गेन हो जाता है, ओबेस हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इन सारी पेशेंट्स में ना ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि लो कॉन्फिडेंस होना, या फिर वो बॉडी इमेज को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कि लोग क्या कहेंगे अब मेरा वेट गेन हो गया, और सब मतलब रिलेटिव्स में भी बोलते हैं कि तेरा तो वेट गेन हो गया है। तो ऐसे सारे पेशेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? हाँ जी, ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स काफी लोग फेस करते हैं। बट मैं एक तो कहना चाहूंगी कि देखिए, आपको अगर ये मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, आपको साइकोलॉजी में वो अफेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ से जुड़ी हुई है। अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी रखोगे तो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जैसे कि अभी हमारे काफी सवाल जवाब हुए, उसमें से अभी आपको कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा कि हम डेफिनेटली, ओबेसिटी इज रिवर्सिबल, वो ओबेसिटी कम हो सकती है। तो उसके प्रति आप छोटे छोटे कदम उठाना चालू कर दीजिए, आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए। अगर आप धीरे धीरे वॉकिंग करना, आपको थोड़ा अगर उसमें इम्प्रूवमेंट दिखे खुद में, तो ये चीज भी आपके मेंटालिटी को चेंज कर सकती है। अगर आप थोड़ा चलते हो, आपको थोड़े समय बाद अपने आप में कुछ सुधार या फर्क नजर आता है, तो एक्चुअली कोई भी शुरुआत आप धीरे धीरे करोगे तो उसके डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। और वो भी हमें चीजें पॉजिटिविटी देती है। और एक्चुअली आपका रूट कॉज तो आपका वजन है, तो उसके प्रति आप अगर काम करना, अपने फिटनेस के प्रति काम करना शुरू करें, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि मैम ने हमें बताया कि अगर छोटे छोटे चेंजेस भी हम करना स्टार्ट कर दें हमारी लाइफस्टाइल में, तो डेफिनेटली हमारा जो वेट गेन हुआ है उसके लिए हम हेल्प हो सकती है, हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मतलब स्टार्ट करने की जरूरत है कि छोटे छोटे जो चेंजेस अभी मैम ने जो हमें बताया, अगर वो हम अगर अप्लाई करें हमारी लाइफ में, तो हमें मतलब रिजल्ट जरूर मिल सकते हैं और जरूर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ओके, तो अभी आपको इस वेबिनार में मैम से कुछ अगर डाउट पूछने हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैडम, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी सर। आपको मेरी वॉइस? ये सब पूछिए ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, अभी अभी आ रही है। यस यस, आ रही है। मुझे ये बताइए कि मैंने पिछले 6 महीने से गेहूं छोड़ा हुआ है। और मैं ज्वार बाजरी ये सब खा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरा वजन कंट्रोल नहीं होता है। या कह सकते हैं कि बेसिकली मेरी जो लाइफ है, बेसिकली मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, तो मेरी लाइफ ऐसी है कि थोड़ा सा घूमता रहता हूँ। और लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं कोशिश करूं कि जो नॉर्मल फूड है, जो घर का खाना है, वो खाने की कोशिश करता हूँ। मेरा
4 साल पहले, 5 साल पहले वजन हुआ करता था 70-69, लेकिन अभी वो 78-80 को क्रॉस कर चुका है। तो क्या फूड से, खाने से ये वजन कंट्रोल होता है या नहीं होता है? जैसे कि डेफिनेटली फूड एक भाग है, लेकिन उसी के साथ साथ आपका जो व्यायाम है, एक्सरसाइजेस है, आप देखिए कि आप उन दोनों को भी बैलेंस करना सीखिए। जैसे आप बोले कि आपने कहा कि आप घूमते रहते हो, तो शायद बाहर वो चीजें फॉलो होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। सही है, आप बाहर भी डाइट कर नहीं पाते होंगे। नहीं नहीं, ये नहीं, मैंने बताया ना, जितना मैं फॉलो करता हूँ, जैसे मैं, हाँ। मेरे घर का जो मेरी श्रीमती जी जो जो चूर्ण है, वो चूरन, वो चीजें कोशिश करता हूँ कि तला भुना बाहर का नहीं खाऊं। सिंपल जो थाली होती है, अब बाहर है, खाना तो खाना पड़ेगा, यस यस। खाना तो खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप और इस जनरली सिचुएशन में हाँ, कोई बात नहीं, आप बोलिए। जनरली मेरी शूटिंग में तो तला हुआ खाना ही मिलता है, लेकिन मैं शूटिंग का खाना खाता ही नहीं हूँ। चाहे मुझे फ्रूट खाने पड़े या कुछ ऐसा खाना पड़े, लेकिन मैं कभी अब ऑयली बिल्कुल ही बंद कर दिया है, गेहूं बिल्कुल बंद कर दिया है। उसके बावजूद भी, और मैं वॉक करता हूँ, 45 मिनट डेली मेरी वॉक होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वजन कम क्यों नहीं होता है? वेरी गुड कि आप रेगुलर वॉक करते हो, आप उसको बनाए रखिए। और मुझे लगता है कि आप अपने आहार में वेजिटेबल्स का इंटेक थोड़ा बढ़ा लीजिए। अगर आप उसी के साथ अगर शुगर है या फिर आपको शुगर या मिल्क प्रोडक्ट है, उनको भी अगर आप अवॉइड कर सके, या अगर आप कोई नियर बाय सेंटर में माधो बाके जा सको, जहाँ पे एक्चुअली अगर आप घर पे जब हो तो आप जो डाइट कर रहे हो, तो डाइट बॉक्स का एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे, जो आपको कैलोरी जो गेहूं या बाजरा जवार जो आप ले रहे हो उससे भी कम कैलोरी वाला डाइट वो दे सकते हैं। तो अच्छा। उससे क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे रहोगे, तभी आप नेगेटिव कैलोरी बैलेंस में जाके अपने वेट को कम कर सकते हो, एटलीस्ट वो बढ़ेगा तो नहीं। अच्छा, तो मुझे तो हाँ। एक सवाल और बीच में करना है। जैसे कि मेरा जो रेजिडेंस है वो मुंबई में है, और एक रेजिडेंस मेरा भोपाल में है। तो ओके। भोपाल के नजदीक कहाँ कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ये कि मुझे कम से कम 10 से 15 साल हो गए, मैंने ये व्हाइट शुगर तो देखी नहीं है, चीनी क्या होती है मैंने देखा ही नहीं है। मैं ऑर्गेनिक गुड़ लेता हूँ। ओके। चीनी तो 10-15 साल से, चीनी तो मेरे घर में भी चीनी नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है कि आपने आप चीनी नहीं कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन अगर आप वेट लॉस चाहते हो, तो मैं चाहूंगी कि आप गुड़ का भी सेवन बंद कर दीजिए। अगर आपको मिठास के लिए चाहिए तो, क्योंकि देखिए गुड़ में भी तो कैलोरीज है, तो उसको अगर आप मिठास चाहते हो, उसके लिए भी ऑप्शन है। हमारा नेचुरल जो स्टीविया है, उसके एक्सट्रैक्ट से आपको जो मिठास का क्रेविंग है वो कम कर सकते हो, या आप खजूर खा सकते हो। अगर आप वेट लॉस चाहते हो, तो देखिए आपका बॉडी है वो नेगेटिव कैलोरी में नहीं जा रहा है, तो इसलिए कहीं पे हमें वो देखना पड़ेगा, डीपली एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका एग्जैक्टली मॉर्निंग से नाइट तक क्या आहार चल रहा है, वहां पे हम क्या करेक्शंस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जरूर गाइडेंस मिल जाएगा, आपको नियर बाय सेंटर के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। जी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक पेशेंट ने पूछा है, अंजना जी ने मैम, हेलो। एक मिनट है सर, ये क्वेश्चन पूछने के बाद आप आपका क्वेश्चन तब तक चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हेलो। यस, बोलिए ना। यस मिस्टर मिश्रा, बोल सकते हैं आप। आप म्यूट पे हो सर, आपका माइक म्यूट है सर। आई गेस उन्हें पता नहीं चल रहा है मैम कि उनका माइक म्यूट है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। मैम, अंजना जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि माधव बाग में जो हम अभी ओबेसिटी के रिलेटेड जो पंचकर्म कहा है आपने, तो उसकी कॉस्ट क्या है? हम्म,
जो हम ओबेसिटी की ट्रीटमेंट करते हैं उसकी एक सेशन की कॉस्ट 1500 है। अंजना जी, आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ओके। तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी पेशेंट ने पूछा है कि उन्होंने भी मतलब लेट ज्वाइन किया है, तो उन्हें डाइट के बारे में जानना था, मतलब क्या डाइट करना चाहिए ओबेसिटी के लिए। ओके। तो अगर आप ये घर के मतलब देखिए, थोड़ी आपकी हिस्ट्री जानना हमें ज़रूरी होता है कि आपकी क्या आदतें हैं। पहले तो आपका अभी का डाइट क्या चल रहा है, तो उसको समझ के डेफ़िनेटली हम आपको ये गाइड कर सकते हैं। चाहिए तो मैम आप इन्हें पर्सनली मुझे नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात करके उन्हें डेफ़िनेटली डाइट के बारे में गाइड कर दूँगी। मैम, आप आपका नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, तो उसके बाद आपको डायरेक्टली हमारे क्लिनिक से कॉल आ सकता है, और मैम आपको प्रॉपर गाइड करेंगी कैसे डाइट होना चाहिए। ओके। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन राजीव जी ने पूछा है कि उन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी की है 4 साल पहले, लेकिन अभी उनको फिर से वो वेट गेन की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करना चाहिए। मतलब जो वेट लॉस के लिए जो सर्जरी की जाती है उन्होंने की है, फिर लेकिन फिर से उन्हें फिर से वो वेट गेन जी, का जी। इशू। देखिए, सर्जरी तो एक वे हो गया, लेकिन एक्चुअली आपने अपने रूट कॉज पे भी काम करना चाहिए कि वजन बढ़ने का आपका एग्जैक्टली कारण क्या था। तो आपने अपनी लाइफस्टाइल पे काम कर चुके हो या नहीं, ये भी आप देखिए कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। क्योंकि अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बाहर नहीं आओगे तो डेफिनेटली ऑपरेशन तो एक एक शॉर्टकट हो गया वो। अभी उसके बाद उसका रिकवरी होने के बाद वो प्रॉब्लम आप वापस से लैंड अप कर रहे हो, तो आपका जो रूट कॉज है वो ठीक नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको वो समझना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम में क्यों हूँ, और मैंने कहाँ पे मुझे काम करना चाहिए। बिकॉज वो सॉल्यूशन नहीं था सर्जरी करना। आपने कहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए, इसका आप एक ओपिनियन ले सकते हो, कि उसके लिए भी मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर सकती हूँ। आप एक बार सर जरूर हमारे क्लिनिक में विजिट कीजिए, आपको हमारे डॉक्टर प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत है, आप कौन सी एक्सरसाइज और डाइट फॉलो कर सकते हो, और पंचकर्म भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है वेट लॉस के लिए। हेलो। ओके मिश्रा जी, बोलिए, यस। आपकी आवाज आ रही है। मैम, मेरे क्वेश्चन का आपने रिस्पांस कुछ भी नहीं दिया। मैं ये बोल रहा हूँ, लगातार मेरा 2 साल से वजन बढ़ा, और जबकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध शाकाहारी खाने वाला व्यक्ति हूँ। चावल दाल रोटी सब्जी सलाद इसके अलावा नहीं खाता। तो ये है कि अभी जो प्रेजेंट में जॉब है वो सिटिंग जॉब है, तो वजन लगातार बढ़ रहा है। जैसे पहले 85 था, 90 हुआ, अभी मैंने चेक करवाया तो 110 kg है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सजेस्ट करिए अपने को। जी, ज़रूर। मिश्रा जी, मैं जानना चाहूँगी कि ये वज़न बहुत कम टाइम में बढ़ रहा है क्या? जैसे आपने 5-5 किलो ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ बताया है। नहीं कितने मतलब ड्यूरेशन में? पहले तो 112 किलो था, लेकिन इस बीच में कुछ घटा है, 110 किलो है। शुगर भी नहीं है, बीपी भी नहीं है मैम। मैंने ओके। चेक करवाया, शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल थायराइड कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है ना, जो हमारा भोजन सिस्टम है वो थोड़ा ज्यादा है। हुँ, हुँ। ओके, तो वही है कि शायद जो आप बता रहे हो तो वही है कि आपके शायद कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा हो रहे हैं और उसके मुकाबले आपके एक्सरसाइज़ेज़ कम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जी। यहाँ पे भी एक्चुअली आप सपोर्ट ले सकते हो। आप नियर बाय कोई क्लिनिक में जाके आप माधोबाग के जो डॉक्टर्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हो, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे और डेफिनिटली आपका वज़न कम हो सकता है। एज़ आपने ब्लड टेस्ट भी किया है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको हाँ, एक शुगर भी सही नहीं है मार्गदर्शन की मैम, अभी ज़रूरत है तक। कि आपको सही मार्गदर्शन चाहिए कि आपको सही तरीका क्या है। मैं समझ रही हूँ कि आप शुद्ध शाकाहारी और हेल्दी मील्स ही कर रहे हो, लेकिन अभी क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे कैलोरीज कितने पेट में जाने चाहिए। आपका काम बैठ के है या आपको बहुत भागम दौड़ी का काम है? नहीं नहीं, मेरे को सिटिंग क्या है, बैठने वाला काम है। यस, तो 10 घंटे सिटिंग जॉब बैठना ही में जो पड़ते हैं। हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उससे भी ज्यादा जी। कैलोरी लेते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम हो रही है शायद उसका रीजन वो हो सकता है। तो मैं जरूर रेकमेंड जी। करूंगी कि आप नियर बाय क्लिनिक में जाके एक ओपिनियन ले लीजिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम जी। रिजॉल्व हो जाएगी। मिश्रा जी, आप क्योंकि मैं ये वजन कम करना चाहता हूँ, उसका कारण ये भी है कि नेचुरल तरीके से कम करना है अपने को, कुछ एक्सरसाइज के द्वारा या वैसे
दवा वगैरह डेफिनेटली। लेके थेरेपी के ये बिल्कुल नहीं करना है अपने को। नहीं, जरूरी नहीं कि आपको कुछ करना, उसके बारे में आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको जैसे कि जी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करना है। इवन आपका चावल जी कंजम्पशन है उसको आप कम कर सकते हो। आप रोटी के आटे में जैसे कि गेहूं है तो वो भी एक रीजन है। मतलब आप जो खा रहे हो जी ना, ऐसा नहीं कि आपको जी कम खाना है, आपको सब्जियों का इंटेक बढ़ाना है, आपको अपनी एक्सरसाइजेस बढ़ानी है। आपको ये देखना है कि जी जो जॉब आप कर रहे हो उसके लिए जो आप खाना खा रहे हो वो उसके लिए शायद कैलोरी में ज्यादा हो सकता है। तो ये नेचुरल ही तरीका होगा। आप आपको उसके लिए भी गाइड जी कर सकते हैं कि आप आहार कौन सा फॉलो करोगे घर पे भी। और उसको एक्सरसाइज की जी एक जोड़ होनी चाहिए। जो वॉकिंग करना है, अभी वजन आपका जैसे जी 110 किलो है तो डेफिनेटली अभी आपको कार्डियो एक्सरसाइज ही ज्यादा मदद करेंगे। तो स्टार्ट रेगुलर जी। वॉकिंग, एटलीस्ट 40-45 मिनट्स आपको रेगुलर वॉक करने की बहुत जरूरत है। अच्छा। हम्म। और अपना वर्धा में है क्या माधव बाग? अ, उसके बारे में नियर बाय सेंटर के बारे में मैम इन्हें डिटेल मिल जाएंगे। यस यस। जी जिन्हें भी मतलब डाउट है कि हमारा क्लिनिक कहाँ है, तो हमारा क्लिनिक ऑल ओवर इंडिया हमारे क्लिनिक्स प्रेजेंट है। और आपको नजदीकी क्लिनिक का अगर एड्रेस चाहिए तो मैं ग्रुप में वो लिंक डाल दूंगी, तो उस लिंक को ओपन करके आप आपका लोकेशन डालिए तो आपको नियर बाय क्लिनिक का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर दोनों भी मिल जाएंगे। और फिर भी अगर अच्छा। आपको क्लिनिक ढूंढने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप उस एडमिन के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जी मैम एक समस्या और है अपने पास, दांत की समस्या है। दांत हमारा, जबकि कुछ नहीं खाते, तंबाकू भी नहीं खाते, सिगरेट भी नहीं पीते, दारू भी नहीं पीते, फिर भी दांत की समस्या है। इसके लिए क्या करना चाहिए? और ये मेरा जो बच्चा है ना, उसके साथ भी प्रॉब्लम है, दांतों की समस्या है। मैडम के साथ भी यही समस्या है। हाँ, दांतों को तो देखना ही पड़ेगा, वो मैं ऐसे बताना मुझे मुश्किल होगा, लेकिन ये कौन सी नहीं समस्या एग्जैक्टली और मतलब, उसका। जब ये मुझे लगता है एक बार आप फिजिकली जब जाओगे और ये अगर क्लिनिक में रिजॉल्व हो सकता है तो डेफिनेटली उसको जी वहां पे अप्लाई करने के लिए कुछ हम दे सकते हैं, तो जरूर आपको उसके लिए गाइड कर दिया जाएगा। जी। थैंक यू मैम। मैम तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेशेंट ने पूछा है, चंदा जी ने पूछा है कि नॉनवेज जो फूड है वो डाइट में हम ले सकते हैं क्या? वेट लॉस करते हैं तो मतलब डाइट करते हैं तो डाइट में हम नॉनवेज फूड भी ऐड कर सकते हैं क्या? बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए अगर आप वेट लॉस चाहते हो तो इफ यू कैन अवॉइड, आप उसे अवॉइड कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर समय के लिए। तो वो बेहतरीन उपाय रहेगा। लेकिन अगर आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हो और आपको उसकी बहुत आदत है तो आपको उसका पोर्शन कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं चिकन बोलूंगी तो 3 to 4 थम साइज चिकन पीसेस आप ले सकते हो, या अगर फिश बोलूंगी तो पाम साइज फिश आप ले सकते हो। लेकिन उसको आप बनाने का जो तरीका है जैसे कि स्टीम, रोस्टेड और ग्रिल्ड फॉर्म में ही आपको एडवाइजेबल है। उसका पोर्शन आप कंट्रोल कीजिए और उसमें जैसे कि काफी सारा कोकोनट यूज करना है या फिर बहुत सारा ऑयल यूज करना है, उसे अवॉइड करना पड़ेगा आपको। तो आप कम मात्रा में इसे कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन मेरा फिर भी रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अगर ज्यादा वजन घटाना चाहते हो तो आप पहले तो इसे स्किप कर दीजिए और उसके बाद आप चाहिए तो थोड़े दिनों बाद इन्हें अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो आपका चंदा जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको नॉनवेज ऐड करना है तो फ्राइड मत खाना, आप उसको मतलब ऐसे ही उबाल के वगैरह खा सकते हो। और ज्यादा आपको मतलब ऑयल वगैरह यूज नहीं करना है और कोकोनट वगैरह भी यूज नहीं करना है। और जितना ज्यादा आप अवॉइड कर सकते हो उतना अच्छा है वेट लॉस के लिए। आपको क्या समस्या है? मैम एक क्वेश्चन पूछा है हमारे पेशेंट ने कि मतलब अगर हम माधव बाग में वेट लॉस करते हैं कम्प्लीटली तो क्या बाद में फिर से ये वेट गेन हो सकता है, या फिर ये परमानेंट सॉल्यूशन है वेट लॉस के लिए? अ, अब मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि देखिए वेट लॉस ये एक प्रोसेस है। मतलब डे बाय डे आप उसमें से लर्न करते हो। इवन डाइट बॉक्स भी आपको काफी चीजें सिखाता है कि हमें अपना पोर्शन कैसे कंट्रोल करना है। हमारी जो 90 डेज की ट्रीटमेंट है उसमें 90 डेज जो डाइट हम फॉलो करते हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हम उस खाने के लिए मतलब एक तो
बहुत फायदे हैं उसके, और उससे हमें बहुत लर्निंग भी मिलती है कि मेरे रोटी का पोर्शन इतना होना चाहिए, मुझे दाल इतनी कंज्यूम करनी चाहिए। अगर मेरा पेट नहीं भर रहा तो एक रोटी बढ़ाने के बदले मैं और सारी सब्जी ले सकता हूँ, सैलेड्स खा सकता हूँ, और वो आदत ही हमें बन जाती है। ये जो प्रोसेस है वो आप खुद ही एक्चुअली, ये बात आप ही चल रहे हो और आप ही अपना वजन घटा रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर ये जर्नी हमारे सिर्फ गाइडेंस से चलती है, लेकिन करने वाले तो आप ही हो, तो वजन बढ़ाने का काम होगा तो वो आप ही करोगे। तो ये आपके हाथ में है, उस ओबेसिटी को वापस लाना है या उसे मेंटेन करना है। और 90 डेज ह्यूमन साइकोलॉजी सेज कि 91 डे में अपने आप हम वही जीवन शैली को फॉलो करते हैं। तो हम आपको मदद करते हैं उसे सिखाने के लिए, और उसके बाद भी उसे मेंटेन करने के लिए भी हम आपको मदद करते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप वेट गेन करें ही। ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आप लाइफस्टाइल प्रॉपर फॉलो करते हो, जैसे कि आप 90 डेज में कर रहे हो, आगे भी अगर वैसी लाइफस्टाइल फॉलो की तो वेट गेन नहीं होगा। अगर आपने फिर से सब चालू कर दिया, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, डाइट कौन सा भी खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो ऑफकोर्स वेट गेन होने ही वाला है। इट्स नॉट द परमानेंट सोल्यूशन अगर आप गलत चीजें कर रहे हो। मैम, वैभव जी ने पूछा है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की उन्हें प्रॉब्लम है, तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक्चुअली ओबेसिटी का भी इशू है उन्हें, मतलब इज इट अलोंग विथ ओबेसिटी? जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर देखिए ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ये आपके वेसल्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो इसमें हमें ये भी देखना होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, या फिर आपका अगर उसमें ओबेसिटी भी अकम्पनी है तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कंप्लीटली रिवर्सिबल है। उसमें भी हमारी जीवन शैली हमें बहुत मदद करती है, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है। अच्छा, आप हमारे नजदीकी क्लिनिक में जा सकते हो, आपको नजदीकी क्लिनिक में प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, आप कौन सी डाइट और एक्सरसाइज कर सकते हो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। साहिर जी, आपको क्वेश्चन कुछ पूछना था तो आप अभी पूछ सकते हो। जी जी। हेलो। हेलो। यस, बोलिए। मेरी आवाज जी मैम, गुड इवनिंग। मैं सहर बोल रही हूँ नवी मुंबई से। मैं एक्चुअली पहले ऑफिस जाती थी, तो अभी काफी साल से जॉब छोड़ दिया है। तो मेरा वेट गेन हो गया है, और ड्यू टू बीइंग फ्रॉम द अर्लियर फ्रॉम द पंजाबी फैमिली, तो जो हमारा फूड का जो एक तरीका था खाने का, पराठे एंड ऑल, तो वो तो अभी भी थोड़ा डाइट में हमारे शामिल है। बट अभी कैसा हो गया है कि मैंने तो कंट्रोल किया है काफी, तो मेरे को लेकिन शुगर और थायराइड है। तो मेरा ओके। जो वेट था 95 था। अभी मैंने थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल करने की वजह से, लाइक आई जस्ट हैव माय ब्रंच, नो ब्रेकफास्ट एंड लंच के बदले में मैं एक टाइम 1 o'clock को कुछ अराउंड 12:31 में नाश्ता करती हूँ, बहुत माइल्ड, कम तेल वाला, जैसे थोड़ा रोटी खा लिया या कुछ और, एंड पोहा एंड ऑल, एंड फिर रात को मैं खाना खाती हूँ। तो अभी मेरा वेट जो है वो कुछ 89 हुआ है, लेकिन ओके। मुझे और थोड़ा कम करना है। बिकॉज मैं चल नहीं सकती हूँ एक्चुअली। मैं पहले थोड़ा वॉक करती थी, मगर अभी मेरे नीज में प्रॉब्लम हो गया है। मे बी बिकॉज आई हर्ड इट बिकॉज ऑफ मेनोपॉज। मतलब मैंने अभी सब चेकअप करवाया, मेरा टेस्ट जी करवाया, तो जी मेरा जी। वो शुगर, थायराइड और लिपिड प्रोफाइल पूरा, मतलब पूरा पैकेज कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, ओके है, बट मेरा हेमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है। एंड पता नहीं, ड्यू टू दैट एंड ड्यू टू मेनोपॉज मेरा जो नी पेन हो रहा है, तो आई कांट वॉक। मैं थोड़ा चलती हूँ तो मेरे नीज शुगर के वजह से या क्या पता नहीं, मेरे घुटने के नीचे का जो पैर है वो थोड़ा सा, मतलब शायद नसें टाइट है या क्या, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो मुझे आपके यहाँ विजिट भी करना है वो पंचकर्मा के लिए, तो थोड़ा शायद वो नसों में रिलैक्स हो जाएगा। और वो चलने नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं वॉक भी नहीं कर पाती। तो कैसे वजन कम होगा, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज मेरा पेट का जो हिस्सा है, कमर का, ये सब की वजह से मेरा वेट, शायद ये कम हुए तो वजन बहुत कम हो जाएगा। अ, जी, आपने जो कुछ ऑब्जर्वेशन बताया है, थोड़ा मतलब जैसे कि अनेमिया के बारे में भी बताया आपने कि आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है, राइट? हाँ, अभी 8.5 हो गया है, 8.5 हो गया है अभी, जस्ट बहुत एक कम है। 15 डेज पहले, 15 डेज नहीं, पहले इसके लिए मैंने टेस्ट एक्चुअली करवाया। मुझे लगता है कि आप आपके नियर बाय सेंटर में एक्चुअली आप विजिट कीजिए, क्योंकि आपको एक पर्सनल सलाह की जरूरत है। आपको अपने आप से मत कीजिए डाइट के जो चीजें हैं, क्योंकि बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए।
जी आपने जी वजन कम किया है विच इज अ गुड थिंग, लेकिन हमें देखना चाहिए कि शरीर में हमारे कमियां नहीं आनी चाहिए। राइट और अगर आपके नी में इशू है और आपको दूसरे भी रिस्क फैक्टर है जैसे कि डायबिटीज है या थायराइड है, क्योंकि जब ये जी वजन घटता है तो उस प्रोसेस में एक्चुअली हमारी शुगर में भी उसका परिणाम होता है। तो अगर हम सही तरीके से वजन घटाते हैं तो हमारे शुगर लेवल्स कम होते हैं, इवन हमारा थायराइड भी उसमें इम्प्रूव हो सकता है। तो जो अभी के अपने थायराइड एकदम नॉर्मल है, फ्री है बिल्कुल एकदम। फ्री, और अच्छा, शुगर भी मतलब बिल्कुल एक कम है। सी वो एक्चुअली रिवर्स भी हो सकता है। मुझे लगता है एक जी सही जी गाइडेंस आपको चाहिए, क्योंकि बॉडी में जो डेफिशिएंसी आ रही है उसका कंसर्न है, उसके कारण आपको वीकनेस जो आ रही है वो भी एक प्रॉब्लम है लग रहा है मुझे। जी। आपको एक पर्सनलाइज कंसल्टेशन लेना जरूरी लग रहा है, तो आप उसके जी अकॉर्डिंग आपके नियर बाय सेंटर में एक बार विजिट कर लीजिए। ठीक है, आपको तो इस मुझे प्रॉब्लम का मेरे ग्रुप श्योरली में। हल मिल जाएगा। इवन पंचकर्मों से आपके जो पैरों में जो आप बता रहे हो, एक्चुअली हमारे पैरों में जो स्टिफनेस होती है, हमारे ब्लड वेसल्स हाँ को हाँ हाँ। रिलैक्स करने के लिए स्नेहन राइट राइट। स्वेदन जैसी चिकित्साएं बहुत मदद करती है। इवन इस ऋतु में तो आप पंचकर्म कराओगे तो आपको बहुत फायदा होगा। वो मैं काफी टाइम से आपका ये सर्च कर रही हूँ, और मैं एक्चुअली अभी रहती हूँ यहाँ पे उल्वे में। उल्वे मतलब मेरे यहाँ से नेरुल बेलापुर नजदीक है, सीवुड्स। तो ये मुझे जरा ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पे अगर एड्रेस आ जाएगा तो आई विल विजिट देयर। और सेकेंडली मुझे खाली इसका चार्ज बता दीजिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट, वेट लॉस का लेना है या मुझे पंचकर्मा का सिटिंग्स लेना है या क्या करना पड़ेगा। मुझे लगता है एक्चुअली एक विजिट होने के बाद देखिए उसको एक्चुअली आपको ठीक से एग्जामिन करना पड़ेगा हमें। जी आपकी कौन सी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले विजिट में ये कंसल्ट करके बताया जाएगा। उसके बाद आप जी। अपना निर्णय ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आप मुझे एक तो वो एड्रेस भेज डिटेल्स दीजिए मिल तो। जाएंगे आपको, जो नियर बाय सेंटर है उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। जी 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 चलेगा। तो मेरे को फर्स्ट विजिट पे वहां पे जाऊंगी तो मुझे चार्जेस क्या पड़ेगा, मतलब मुझे क्या पैसे, इधर मुझे सेशन का पैसा भरना है या विजिटिंग का भरना है या आई डोंट नो व्हाट आपका मतलब क्या। अ, नहीं, आपको सेशन के तो चार्जेस नहीं पे करने होंगे, जो आपके मिनिमम कंसल्टेशन चार्जेस होंगे वही आपको पे करने होंगे। ओके ठीक है, तो फिर आप मेरे को एड्रेस देंगे तो वहां से कॉल आएगा तो मैं उनसे इंक्वायरी कर लूंगी। श्योर श्योर, यू विल गेट अ कॉल। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन मैम, थैंक यू सो मच। मतलब जिन्हें लोकेशन का डाउट है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और आपका पिन कोड अगर चैट बॉक्स में डालोगे तो आपको बाद में प्रॉपर उसी जगह का एड्रेस मिल जाएगा। जी ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पे मेन ग्रुप में डालूं माधव बाग के, नहीं, मेरा अभी चैट नाम। बॉक्स में अगर आपने डाल दिया तो भी चलेगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं अभी डाल देती हूँ। मेरा नाम और पिन कोड और मैं उल्बे करके यस। डाल देती हूँ। यस। थैंक यू सो मच। ओके। तो हमारे पेशेंट के तो मतलब डाउट सभी खत्म हो गए। तो ठीक है मैम, अभी अब एक मिनट। हाँ, हाँ, अगर आपको मतलब जिन्होंने लेट ज्वाइन किया और उनका सेशन मिस हुआ है तो आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगी। उस ग्रुप पे मैं लिंक डाल दूंगी यूट्यूब की। आप यूट्यूब के चैनल पे जाके आप हमारा रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ओके। और लोकेशन के रिलेटेड भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो डायरेक्टली उस ग्रुप में भी आप आपकी जो प्रॉब्लम है लोकेशन की तो उसमें भी डाल सकते हैं और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिल जाएगा। ओके। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन कि आपने हमें इतने अच्छे से गाइड किया कि हमारा अगर वेट ज्यादा भी है तो हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मोटिवेशन हमें लाना चाहिए खुद की लाइफ में, जिसके वजह से हम लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके वेट लॉस की ओर बढ़ सकते हैं और उन सारी प्रॉब्लम से हम प्रिवेंट खुद को कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं या फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को भी अगर हम पहले से अगर वेट लॉस कर ले तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमें आगे जाके नहीं आ सकती। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारी पेशेंट को क्या मोटिवेशन या फिर टिप्स देना चाहोगे। अम, मैं सबको बताना चाहूंगी कि देखिए हर शेप हर बॉडी भी एक सुंदर होती है, तो हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि जैसे कि मोटापा, ये ओबेसिटी, ये मोस्टली कफज व्याधि में पाया जाता है, तो इन लोगों को थोड़ा ऑलरेडी लिथार्जिक रहती है। तो कभी भी शुरुआत करो तो आप ऐसा एकदम रिस्क मत करो। आप धीरे धीरे उस के प्रति आप प्रोन हो जाइए। धीरे धीरे पहले आप पहले चाहिए तो आप शूज लाइए, फिर धीरे धीरे आप वॉकिंग के लिए चालू कर दीजिए, लेकिन अपनी जीवन शैली आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है।
आप कोई भी व्याधि लीजिए, आपका अगर एक प्रॉपर डाइट होगा, आपका एक प्रॉपर एक्सरसाइजेस होगा, तो आप उससे जरूर बच सकते हो। तो जरूर इस सेशन के बाद आप सभी ने अपनी जीवन शैली में यह बदलाव करना अगर पॉसिबल है तो जल्द से जल्द ये कीजिए, और अपनी जीवन शैली हेल्दी और अच्छे से जिए, और हेल्दी रहिए, फिट रहिए। सो मच। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के इस सेशन में आए और हमें अच्छे से पेशेंटली सुना है। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली उस ग्रुप में भी डाल सकते हो, आपके सारे डाउट्स का सोल्यूशन हमें मतलब मैम वहां पे देंगे आपको। ओके, और एड्रेस की जिन्हें भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली उस एडमिन के नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, आपको नियर बाय क्लिनिक का एड्रेस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू।